कि इस महीने के अंदर शिक्षा के जनक सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले साहब का भी जन्म, और इसी महीने 14 अप्रैल को इस देश के संविधान निर्माता तमाम दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को इस देश के अंदर मान सम्मान दिलाने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का भी जन्म हुआ। और इस पवित्र महीने में ये पवित्र काम हुआ है, और इस पवित्र काम के अवसर पर कि आज जनतांत्रिक विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई अनिल कुमार जी ने अपने तमाम साथी, चाहे उत्तर प्रदेश अध्यक्ष संजय मंडल जी रहे हो, चाहे वो रजनीश देव जी, हमारा आजाद जी, यादव जी, और हमारी पार्टी से जितने भी लोग अभी आए इधर, बालेश्वर भारती जो हमारे सबसे बुजुर्ग नेता है पार्टी में, बालेश्वर भारती जी हैं, केंद्रीय प्रभारी के रूप में विधानसभा जी हैं, भी राजभर जी हैं, और आज आदरणीय महेंद्र जी को अपना आशीर्वाद दिया है। आज उस प्रदेश के प्रभारी हमारे मित्र अनिल कुमार जी जो आज बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी के रूप में प्रदेश से आज एक भी कोई प्रभारी नहीं, लेकिन आज एकमात्र प्रभारी है तो आप हमारे अनिल कुमार जी। और साथ ही हमारी पार्टी के जो लोहिया समाज से आते हैं संजय महतो जी, शंकर महतो जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, भाई सकल देव जी उपाध्यक्ष हैं, आदेश और सुरेश कुमार जी, अरुण कुमार जी, कुशवाहा जी, पिंटू यादव जी, साथ ही एक अहम भूमिका जिन लोगों ने निभाई है इस पवित्र मिलन के अवसर पर, मिलन जिन्होंने अपना प्रयास किया उसमें भाई सुभाष हमारे जिलाध्यक्ष रहे बक्सर के, वो सरोज समाज जी, इनका भी योगदान रहा है, इन लोगों ने भी काम किया। बाकी साथी बैठे हमारे पार्टी से ही बलराम प्रसाद जी, अरविंद कुशवाहा जी, और हमारे बाबू जी, पुराने बुजुर्ग बाबू जी बैठे हैं, निकुल प्रसाद जी, और तमाम मेरे साथी भी बैठे जिनका मैं नाम नहीं जानता हूँ, बाद में नाम जान जाओ जी आते हैं 2-4 बार, और तमाम मेरे साथी जो मेरे सामने बैठे, आप सभी लोगों को मैं क्रांतिकारी जय भीम करता हूँ। जय भीम। और ये क्रांतिकारी दिन है साथ में, और ये क्रांतिकारी दिन में क्रांतिकारी काम हुआ है, और 100% आज बिहार के नेताओं को नींद नहीं आ रही, आज उनके सबके सपने में हाथ दिया है, और तमाम गुंडे, माफिया, मवालियों को सपने में भी अब हाथ नहीं जा रहा है। तो मैंने पहले कहा कि बहुजन समाज पार्टी को पावर चाहिए, लेकिन पावर हमें करप्शन करने के लिए नहीं चाहिए, पावर हमें कोठी बंगला मकान बनाने के लिए नहीं चाहिए, हमें पावर चाहिए इस देश के अंदर दबे कुचले पीड़ित वंचितों को इस देश की मुख्य धारा में लाने के लिए पावर चाहिए, ना कि और किसी काम के लिए। लेकिन तमाम बिहार की पार्टी जो बात करती है सामाजिक न्याय की बात करती है, लेकिन काम कौन सा करती है? काम इस देश के अंदर विरोधी पार्टियां इस देश के अंदर दबे कुचले गरीबों, किसानों के खिलाफ काम, और इसकी बानगी भी देख लीजिए, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कितने बड़े दलित विरोधी हैं, इसकी एक बानगी मैं बात देता हूं। आपको याद होगा जहानाबाद कांड, याद है कि नहीं याद? जहानाबाद कांड हुआ, कई सारे तमाम दलितों को कतलेआम किया, छोटे छोटे बच्चों को कतलेआम किया, एक आमिर दास आयोग बनाया, उसकी जांच करें, और उससे भंग किसने किया? तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे? यही जो अभी प्रेजेंट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उस आयोग को भंग करने का कहा। और अभी फिर देखिए कितने बड़े दलित विरोधी हैं ये लोग, बातें दलितों की करते हैं, उनके लिए बात करते हैं, लेकिन काम दलित विरोधी करते हैं। आप देखिए कि कौन सा ऐसा काम किया दलितों पिछड़ों के लिए नीतीश बाबू जी। अभी आपने देखा कि एक अपराधी जिसने एक दलित कलेक्टर को मार दिया और जिनको फांसी की सजा हुई, फांसी की सजा कम करके उनकी उम्र की गई, और ऐसे अपराधी को छोड़ने के लिए भी कितने बेचैन हैं तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार। तो इनको सबक सिखाएंगे। आज बहुजन समाज के लोग पूरे देश के अंदर चिंतित है कि ये लोग बात सामाजिक न्याय की करते हैं और हमारे वोटों को लेकर के
तो अभी हमारे तमाम साथी लोगों ने नारा किया कि अब वोट हमारा राज हमारा नहीं चलेगा। ये ऐसा नारा इन्हीं लोगों के लिए है जो लोग हमारा वोट लेते हैं लेकिन हमारे लिए कोई काम नहीं करते हैं, काम माफियाओं के लिए करते हैं, काम बेनिफिटों के लिए काम करते हैं, इन गरीबों के लिए काम नहीं करते, दलितों के लिए काम नहीं करते, पिछड़ों के लिए काम नहीं करते, आदिवासियों के लिए काम नहीं करते, माइनॉरिटी के लिए भी काम नहीं करते। तो ऐसे लोगों के लिए नारा दिया गया कि अब वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और आज ये क्रांति लिखी गई है, मगर बिहार के अंदर एक क्रांति लिखी गई है और एक क्रांति ऐसे लोगों के लिए सबक है कि समझ जाओ। और 2025 में हाथी बिहार की विधानसभा में पूरी ताकत के साथ में जाने वाला है। और मैं आप सभी लोगों को ऐसे करना चाहता हूँ, लंबी थोड़ी बातें नहीं करना क्योंकि प्रोग्राम अपने अंत की तरफ आ रहा है, समय बढ़ रहा है। हमारे वक्ता को कोई बात नहीं करता कि बहुजन समाज पार्टी आखिर तमाम मेरे साथी यहाँ नए लोग बैठे हुए, थोड़ी सी बात नहीं करूंगा। बहुजन समाज पार्टी क्यों बनी और उसका उद्देश्य है और इसका नाम बहुजन समाज पार्टी क्यों रखा। आप सभी को लोग याद होगा जब देश का संविधान बना और संविधान के अंदर बाबा साहब ने दलितों और आदिवासियों के लिए तो आरक्षण की व्यवस्था कर दी, शिक्षा की व्यवस्था कर दी, लेकिन ओबीसी के बच्चों को कुछ नहीं किया। उनको लगा कि दलित के बच्चे और आदिवासी के बच्चे देश के अंदर मान सम्मान के साथ रहेंगे, लेकिन हमारे बच्चे कैसे बने। तो इसके लिए बाबा साहब को 25 अक्टूबर 1948 को जब वो कानून मंत्री के रूप में थे तो ओबीसी महासभा हुई लखनऊ के अंदर और ओबीसी के लोगों ने बाबा साहब को वहां पर बुलाया और कहा बाबा साहब हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। बाबा साहब ने कहा बताइए आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपने दलितों के बच्चों के लिए तो आपने मान सम्मान की व्यवस्था इस देश की कर, अब दलित का बच्चा और आदिवासी का जो बच्चा होगा इस देश के अंदर मान सम्मान के साथ में रहेगा, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हम ओबीसी के पिछड़े समाज के लोग हैं, ये लोग कहाँ जाएंगे, इनके बच्चों को नौकरियां कैसे मिलेंगी, इनके बच्चे कैसे शिक्षित होंगे, इनकी जो सामाजिक बैकवर्डनेस है और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है ये कैसे खत्म होगी। तो बाबा साहब ने कहा कि मैंने तो आपको सहमत करने से आया हुआ था, तब तो मैंने आप लोगों को बुलाया, लेकिन आप लोग तो नहीं आए। लेकिन परेशान होइए, कोई ना कोई व्यवस्था मैं संविधान में करूंगा जिसे आपके बच्चे भी देश के अंदर मान और सम्मान के साथ में रहें। ये बात बाबा साहब ने प्रॉमिस किया लखनऊ के अंदर 25 अक्टूबर 1948 में प्रॉमिस किया। और उसके बाद वहीं पर बाबा साहब ने ये भी कहा कि मैं आपसे नहीं कहता क्या दलितों के साथ में आदिवासियों के साथ में रोटी और बेटी का रिश्ता, लेकिन आपकी राजनीतिक सोच एक होनी चाहिए और आपकी राजनीतिक सोच एक हो गई तो इस देश के आप शासक बन जाओगे, आप इस देश के शासक बन जाओगे। ये बात बाबा साहब ने वही कही। उसके बाद बाबा साहब लखनऊ आए, लखनऊ से दिल्ली आए और फिर दिल्ली के अंदर बाबा साहब ने संविधान में आर्टिकल 340 की व्यवस्था कर और आर्टिकल 340 में लिखा कि इस देश में आने वाली सरकारें केंद्र की सरकार हो चाहे वो स्टेट की सरकार हो, ओबीसी का सर्वे करेगी, ओबीसी के लोगों की सामाजिक कितनी बैकवर्डनेस से कितना पिछड़ापन है, आर्थिक रूप से कितना पिछड़ापन है या शैक्षिक रूप से कितना पिछड़ापन है, इन सब की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ओबीसी के लोगों को केंद्र की सरकारें और राज्य की सरकार उनके जनसंख्या के आधार पर उनको रिजर्वेशन देने का काम करे। ये बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में लिख दिया और उसी के बाद अगर आज इस देश के अंदर ओबीसी का बेटा आईएएस बनता है, इस देश में एसपी बनता है, इस देश में बड़े बड़े अधिकारी बनकर ऊंची ऊंची कुर्सी पर बैठकर आदेश देने का काम करता है, सीधे बाबा साहब। और बाबा साहब के बाद आप सबको पता 1950 सबसे बड़ी 1950 को देश आजाद हुआ और देश आजाद होने के बाद भी ओबीसी को कोई हक नहीं मिला। ओबीसी के रिजर्वेशन की कोई बात नहीं कर रहा कि ओबीसी को रिजर्वेशन कौन देगा, कोई बात नहीं कर रहा। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने उस वक्त जो हमारे राष्ट्रपति जी थे बिहार के राजेंद्र प्रसाद जी बिहार के ही थे, उनको लेकर लिखा कि जब देश आजाद हो गया 26 जनवरी 1950 को, देश का 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हो गया है, जब ये संविधान लागू हो गया है तो संविधान में लिखी हुई बातें आज तक लागू क्यों नहीं की जा रही। ये बात बाबा साहब ने 1963 में लिखी। तब जाके तत्कालीन सरकार को राष्ट्रपति ने लेकर लिखा कि भाई ये तो गलत है, आप इनके लिए कोई कानून बनाने का काम करें।
तब जाकर के काका कालेकर आयोग बनाया गया और काका कालेकर की आयोग बना करके उसमें रिपोर्ट बनाई गई। उसमें कहा गया कि ओबीसी के बच्चों को इस देश के अंदर शिक्षा और नौकरियों में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन उस वक्त जो सरकार कांग्रेस की थी वो लोगों के साथ में कहा नहीं, इनको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं, हम उनको रिजर्वेशन नहीं देंगे। ये बात उसके बाद ये बात आई, कुछ दिन बाद और आने लगी जब मानव जी कांशीराम साहब ने मास्टर पढ़ाई, बीएड पढ़ाई और वो पूरे देश के अंदर घूमने लगे, सामाजिक न्याय की बात करने लगे, सामाजिक अधिकार की बात करने लगे, सामाजिक परिवर्तन की बात करने लगे, आर्थिक मुक्ति की बात करने लगे, तब मौजूदा सरकारों को एहसास हुआ कि एक बड़ा आंदोलन इस देश के अंदर खड़ा हुआ। दलितों की बात कर रहे हैं, ओबीसी की बात कर रहे हैं, पिछड़ों की बात कर रहे हैं, आदिवासियों के हक और हकी की बात कर रहे हैं। तब जाकर के बड़े दबाव के बाद एक फिर से कमीशन बनाया गया जिसका नाम रखा गया मंडल कमीशन। विद्येश्वरी प्रसाद मंडल उसके चेयरमैन बनाए। मंडल कमीशन ने अपनी फटाफट रिपोर्ट दी, 2 साल के अंदर रिपोर्ट दी, लेकिन उस रिपोर्ट को भी लागू नहीं किया, बिल्कुल लागू नहीं किया। तब मानव सिंह कांशीराम साहब ने DS4 के तहत BSP बनाने के तहत पूरे देश के अंदर 300 आंदोलन की। अब आप समझ सकते मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कराने के लिए मानव सिंह कांशीराम साहब ने पूरे देश के अंदर 300 आंदोलन किए। 300 आंदोलन कोई छोटा आंदोलन नहीं होता, 300 जगहों पे पूरे देश के अंदर आंदोलन किए। और दिल्ली के वोट क्लब पर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और मानव सिंह कांशीराम साहब कई महीनों तक धरना प्रदर्शन नहीं किया कि और नारे के लिए कि हम वोट से लेंगे CM PM, आरक्षण से लेंगे SPDM। ये नारे किसने दिए? ये नारे मानव सिंह कांशीराम साहब ने और ये भी कहा मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। ये नारा किसने दिया? ये नारा भी मानव सिंह कांशीराम साहब ने दिया। ये जो ऐतिहासिक नारे हैं जिनका संदेशा होता है, जिसको सुन करके बहुजन समाज के लोग जागने का काम करते हैं, ये सारे नारे मानव सिंह कांशीराम साहब ने कोशिश करने का काम किया। और उसके बाद देखिए सौभाग्य हुआ कि 1989 में हमारे 3 सांसद आदरणीय बहन जी बिजनौर से बनी और हमारे सांसद से पंजाब से बने, लाखा जी पंजाब से बने, इससे 3 सांसद हमारे बने। और जो 3 सांसद बने तो VP सिंह को सपोर्ट करेगा, उनको सरकार बनाने थी, सरकार चलाने थी, बीजेपी गिराने में लगी थी। तो मानव सिंह कांशीराम साहब से VP सिंह मिले, उन्होंने कहा कि हमें आपके 3 सांसदों का सपोर्ट करेंगे और कहा कि आप जो मांगेंगे हम आपको देने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने कहा कि हम आपको रेल मंत्रालय भी दे देंगे, डिफेंस मिनिस्ट्री भी देंगे, होम मिनिस्ट्री भी देंगे, आप जो मिनिस्ट्री मांगो हम देंगे। तो मानव सिंह कांशीराम ने साफ कहा कर कि हमें कोई भी डिफेंस मिनिस्ट्री या मंत्रालय नहीं चाहिए, मुझे बस 2 शर्तें मिली हैं। तो बोला कौन सी शर्तें? हाँ 2 शर्तें हैं। पहली शर्त बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को इस देश को भारत कर आपको देना, ये बात उन्होंने हामी कर दी। दूसरी शर्त कही कि आपको इस देश के अंदर मंडल कमीशन की सिफारिशों को भी लागू करना है। अगर आप ये 2 शर्तें मेरी मान लोगे तो हम आपको समर्थन देंगे। और VP सिंह ने भी मानव सिंह कांशीराम साहब को टाला नहीं, क्योंकि उस वक्त ही पूरे देश के अंदर मंडल कमीशन को लेकर के तमाम नेताओं ने भी आंदोलन शुरू कर दिया था मानव सिंह कांशीराम साहब को देकर। तब उन्होंने तुरंत मंडल कमीशन की सिफारिशें भी लागू करी और बाबा साहब को 31 मार्च को उन्होंने वो बाबा साहब को भारत रत्न देने का भी काम किया। तो इसलिए आज अगर मंडल कमीशन सिफारिश लागू हुई तो देश किसकी है? मानव सिंह कांशीराम साहब की और बहुजन समाज पार्टी की। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, यही उद्देश्य BSP का था। BSP पावर चाहती है तो दबे कुचले लोगों को उठाने के लिए चाहती है। वो चाहती है कि देश के अंदर दबे कुचले OBC के बच्चे भी कलेक्टर बने, SP बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, बढ़ करके ऊंची ऊंची दूर से बढ़ करके अधिकारी बन के जॉब उठाने का काम। और इसी नहीं चाहती है कि हम पावर चाहिए पैसा आए, हमें पावर पैसे की जरूरत नहीं, हमें पैसे की कोई जरूरत नहीं। जब मेरा बहुजन समाज इतना बड़ा है तो मुझे पैसे की कोई जरूरत नहीं पड़ता है। जब भी जरूरत पड़ेगी मेरा बहुजन समाज देने को तैयार है। और उसी तर्ज पर आज भी बहुजन समाज पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पर चलने का काम करती है। बहुजन समाज पार्टी कभी किसी धरना पेट से 1 रुपए चंदा लेने का काम नहीं करती। मानव सिंह कांशीराम साहब ने BSP बनाई तो उसमें लिख दिया, साफ साफ लिख दिया कि BSP कभी भी धरना पेट से 1 रुपए चंदा लेने का काम नहीं करती। मानव सिंह कांशीराम साहब ने कहा BSP अपने कार्यकर्ताओं के खून पसीने से चलने वाली पार्टी होगी, ना कि धरना पेटों में हराम की कमाई करने वाली पार्टी होगी। क्योंकि जिसका सहारा होता है उसका इशारा होता है। जब हम सत्ता में आएंगे तो हम दबे कुचले पिछड़े और
दलितों और आदिवासियों के लिए काम करेंगे, न कि खन्ना क्षेत्रों के लिए काम करेंगे। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं। और उधर बीजेपी भी आपके सामने, आरजेडी भी है, जेडीयू भी है, कांग्रेस भी है, तमाम पार्टियां हैं। ये पार्टियां बड़े बड़े धंधा क्षेत्रों के इशारे पर चलती हैं, बड़े बड़े धंधा क्षेत्रों से हजारों करोड़ रुपए चंदे के रूप में लेने काम करती हैं और उन्हें बचाने का भी काम करती हैं। तमाम बड़े बड़े घराने, तमाम बड़े बड़े बिजनेसमैन हमारे खून पसीने कमाई लेकर के विदेश में भागते हैं, चाहे वो विजय माल्या हो, चाहे नीरव मोदी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, तमाम बड़े बड़े धंधा से हजारों करोड़ रुपए लेकर के भाग गए। इन्होंने बैठे हुए केंद्र की सरकार में कई लाख करोड़ रुपए इन्होंने धंधा क्षेत्रों के कर्ज माफ कर दिए। देखिए, आप पैसा हमारा और आपका, देश के अंदर पैसा हमारा और आपका है और मजे मारते हैं बड़े बड़े धंधा से। यही विचारधारा हमारे और उनकी अलग अलग। हम कहते हैं कि देश का दबा कुचला बच्चा, गरीबों के बच्चे इस देश में पढ़ाई करें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अधिकारी बने। वो क्या चाहते हैं कि धंधा क्षेत्रों के बच्चे पढ़ाई करें, अमीरों के बच्चे पढ़ाई करें। यही हमारे विचारधारा, उनकी हमारी जंग है। हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, किसी की पार्टी के साथ में कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं। हमारी लड़ाई है वो विचारधारा को लेकर। हम कहते हैं दबे कुचले गरीबों के बच्चे, पिछड़ों के बच्चे इस देश में पढ़ाई करें। अभी भाई हमारा आजाद जी बोल रहे, स्कॉलरशिप नहीं मिलती, मैं दावे के साथ में कहता हूँ उत्तर प्रदेश में आपको सरकार नहीं क्या बने बनेंगे। 2007 से 12 के बीच में लेकर के उससे पहले भी सरकार बनी और बहने ने ओबीसी के बच्चों के, SC ST के बच्चों के लिए एजुकेशन को फ्री कर, 0 फीस पर एडमिशन उत्तर प्रदेश में किए गए। मानिए कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना जहां पे गरीबों के बच्चे के लिए फीस नहीं पड़ रही थी। आपका बच्चा बीटेक करे, MBA करे, डॉक्टरी करे, कोई भी पढ़ाई करे, चाहे लॉ करे, BA करे, कोई भी पढ़ाई करेगा उसे कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा। मानिए कि 0 फीस पर एडमिशन हो गए। और वहीं पर उत्तर प्रदेश के अंदर छत्रपति साहू जी महाराज के नाम पर भागीदारी भवन बनाएगा लखनऊ के अंदर, और ऐसे जगहों 5 जगह और ऐसे भागीदारी भवन बनाएंगे। और किस लिए बनाएंगे? ताकि ओबीसी के बच्चे, दलितों के बच्चे, आदिवासियों के बच्चे वहां पर कोचिंग कर सके। IAS की कोचिंग, कलेक्टर बनने की कोचिंग, SDM बनने की कोचिंग, बैंक में अधिकारी बनने की कोचिंग, डॉक्टर बनने की कोचिंग, इस तरह की तमाम कोचिंग व्यवस्था आदरणीय गांधी लखनऊ में करने का काम किया। और उसका भी रिजल्ट भी आया। उसका रिजल्ट आया कि उसी कोचिंग कॉलेज से जहां SC ST OBC के बच्चे पढ़ते हैं कोई पैसा नहीं पड़ता, न उनका रहने के लिए पैसा पड़ता है, न खाने के लिए पैसा पड़ता है, न उनकी पढ़ाई के लिए पैसा पड़ता है, कोई पैसा नहीं पड़ता। किसी भी समुदाय का बच्चा हो, SC ST OBC का बच्चा है, उसे कोई पैसा नहीं पड़ेगा। उन्हीं स्कूलों से, उन्हीं कोचिंग इंस्टीट्यूट से अभी 43 बच्चे SDM बने। उत्तर प्रदेश में 43 बच्चों का रिजल्ट पास आउट हुए, जिसमें 4 बच्चे SDM बने, तमाम बच्चे RTO बने, तमाम बच्चे तहसीलदार बनने का काम किया। अगर ये पावर हमारे पास नहीं होती तो क्या हम SC ST OBC के लोगों बच्चों का उद्धार कर पाते? बिल्कुल नहीं कर पाते। ये सारे काम हमने उत्तर प्रदेश में करने का काम किया। और ये नहीं, SC ST OBC के बच्चों को भी हमने प्राइवेट सेक्टर में 10% रिजर्वेशन दिलाने का भी काम किया। 10% रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर में दिलाने का काम किया। ऐसे तमाम जनहित में काम आदरणीय बहन ने उत्तर प्रदेश में काम करने का काम किया है। और 100% साथियों, और आप सभी लोगों ने पूरी ताकत के साथ में 2025 तक बिहार में सरकार बनाई, ये सारे काम हम बिहार में भी करेंगे, शिक्षा को फ्री भी करेंगे और स्कॉलरशिप की कोई कमी अभी आने नहीं देंगे। तमाम शिक्षा को लेकर रोजगार के अवसर हम इसी प्रदेश के अंदर उत्पन्न करने का काम करेंगे। और रही बात लॉ एंड ऑर्डर की, तो आप सभी लोग पता है कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का लॉ एंड ऑर्डर कैसा है। ये थर्राते थे, अभी भाई साहब ने बोला भी कि बहन ने कभी किसी को गोली नहीं मारी, किसी का मकान भी नहीं रहा है। मानते कि नहीं मानते हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पूरे देश में माना जाता है कि शासन अगर है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का सकती। इस देश की सरकारें, विरोधी पार्टियां मानती हैं कि अगर शासन किसी का है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का सपना था। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आज जो समय आ गया, आप सभी लोगों को एक होने का समय आ गया। आज आप सभी लोग, हमारे दलित भाई और पिछड़े भाई आज बिहार में एक हुए हैं तो नई क्रांति लिखी गई है। और ये नई क्रांति 2024 में और 2025 में एक नई इमारत, नई इतिहास, नीला क्रांति लिखने का काम करेंगे। और इन्हीं सब बातों के साथ, क्योंकि समय पूरा हो रहा है, मैं अपनी बात वहीं पे खत्म करता हूं। जय भीम। आवाज नहीं है।
जयवीर के माने मैं बता दूं क्या होता है। जयवीर के माने होता है ताकत, जयवीर के माने होता है संघर्ष, जयवीर के माने होता है लक्ष्य, जयवीर के माना होता है अगर जयवीर मरे हुए इंसान से बोलते तो उठ के खड़ा हो जाए, जयवीर बोल के मरेगा। इसलिए इतनी ताकत के साथ में बोलिए, उधर वालों कुर्सी नहीं जाए। उनको लगे आज नीली क्रांति पटना के अंदर लिख दी गई है जो इस पटना के भविष्य को संवारने वाली है और गुंडे मवालियों को जेल में डालने वाले साथी हैं। जय